माल खाए मदारी और नाच करे बंदर। जिंदाबाद 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 अन्ना हजारे जिंदाबाद 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 अन्ना जी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद 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 गांधी की जय। हम आपके रालेगण सिद्धि की तरह विकसित करना चाहते हैं। इसके लिए हम आज आपसे आशीर्वाद लेने वाले हैं। अब आदरणीय भारती जी से ये निवेदन करूंगा कि वो इस अवसर पर यहाँ जो भी उपस्थित लोग हैं उनको अपने अनुभवों से और अपना जो विचार है इस आंदोलन से जुड़ने का, और विशेषकर जो जन लोकपाल के विषय में लोगों की बड़ी उत्कंठा है कि आगे क्या होगा, उस बारे में डालेंगे माननीय संतोष भारती। इस देश को बदलने का जज्बा नहीं होता तो आप ये नारा नहीं लगाते कि मैं भी अन्ना, तुम भी अन्ना, अब तो सारा देश है अन्ना। 3 तरीके अन्ना का साथ देने के हैं। पहला तरीका, अन्ना यहाँ जो बात कहें उस बात को अपने जैसे 15 से 20 लोगों को जाके बतलाइए, क्योंकि ये मुल्क उस जगह पहुंच गया है जहां बदलाव की बात कोई करता नहीं है। जो भी बात करता है अपने स्वार्थ की करता है, जनता के हित के खिलाफ बात करता है। इसलिए अन्ना जो बात यहाँ कह रहे हैं, अगर आपकी समझ में वो बात वैसी ही आ जाती है, आपके दिल में वैसे ही घुस जाती है, आपका हृदय उसका समर्थन करने को कहता है और आप तालियां बजाते हैं, तो जरूर आप अपने जैसे उन 15-20 लोगों को बताइए जो आज इस सभा में नहीं आ पाए। अन्ना की व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, संविधान को दोबारा सही रूप में इस देश में लागू करने की लड़ाई का संदेश लेकर गांव-गांव, शहर-शहर, मोहल्ले-मोहल्ले या पूरे उत्तराखंड में ले जा सकने वाले जाबाज लोगों की जरूरत है। पर उनकी जिंदगी अन्ना को नहीं चाहिए, किसी की भी जिंदगी अन्ना को नहीं चाहिए। सिर्फ 1 साल इस देश के लिए अन्ना को आपकी जरूरत है। अगर आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध, महंगाई के विरुद्ध, बेरोजगारी के विरुद्ध, खराब शिक्षा व्यवस्था के विरुद्ध, टूटी हुई स्वास्थ्य व्यवस्था के विरुद्ध अन्ना की लड़ाई को लोगों तक पहुंचाना है और इस लड़ाई को जीतना है, तो अन्ना की सेना को बुलाएंगे और आपसे बातचीत करेंगे कि किस तरह का समाज परिवर्तन, किस तरह की व्यवस्था परिवर्तन होनी है, उसमें आपका क्या रोल है, लोगों को कैसे तैयार करना है। और सबसे बड़ी चीज, अन्ना जन संसद बुलाने वाले हैं। उस जन संसद को बुलाने में आपका क्या रोल हो सकता है। पूरा संघर्ष जन आधारित है। अन्ना की इस लड़ाई में न उनका साथ कोई राजनीतिक दल दे रहा है और कुछ दान पात्र आपके बीच में घूमेंगे, उसमें आप अन्ना को बस उसमें डाल दीजिए। आपका आशीर्वाद, मान हम उसे स्वीकार करेंगे। दोस्तों, ये लड़ाई है क्या? ये लड़ाई बड़ी मजेदार लड़ाई है। कहीं राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी शब्द है क्या? उसमें कहीं ये लिखा है? जब देश चलाने के लिए संविधान सभा ने जो नियम कानून बनाए, क्या उसमें कहीं ये लिखा है कि राजनीतिक दल इस मुल्क को चलाएंगे? लोकसभा में राजनीतिक दल जाएंगे, उनमें से बड़े दल का नेता प्रधानमंत्री होगा? नहीं। संविधान ये कहता है कि लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा में जाएंगे
और वो अपने बीच में से एक प्रधानमंत्री और एक सरकार चुनेंगे। और इस सारे मसले पर इलेक्शन कमीशन ने चोर दरवाजे के साथ हिंदुस्तान की किस्मत को राजनीतिक दलों के हाथ गिरवी रख दिया। और जो उस समय धोखा हुआ था, जिसे हम नहीं समझ पाए, वो जानते हैं धोखा कहां तक पहुंचा? वो धोखा यहां तक पहुंचा कि हर राजनीतिक दल कहीं न कहीं झूठ बोलने लगा, जनता से कटने लगा। और आज हालात ये हैं कि राजनीतिक दल, किसी भी राजनीतिक दल का नाम ले लीजिए, वो टिकट अपने कार्यकर्ताओं को नहीं देते हैं, वो टिकट अपने बेटे, बेटी, बहू, रिश्तेदार, भाई, भतीजा, और उसके बाद अगर जगह बच गई तब वो देते हैं अपने ड्राइवरों को, अपने नौकरों को। और इसके बाद वो टिकट बेचते हैं। कार्यकर्ताओं के लिए टिकट नहीं है। ये विद्रूप स्वरूप है हमारे देश के लोकतंत्र का, जिसे राजनीतिक दलों ने अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है। संविधान के खिलाफ, मैं बार बार कह रहा हूं, संविधान के खिलाफ। और बात यहां तक पहुंच गई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, दो उदाहरण देता हूं, प्रधानमंत्री जी कैसे झूठ बोलते हैं और हमारे देश के राजनीतिक दलों के नेता कैसे लोगों को धोखा देते हैं। पहला उदाहरण, कोयला घोटाला है। और अब इन राजनीतिक दलों ने तो अब सैकड़ों में किस्सा नहीं है, अब तो 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1,76,000 करोड़ और 26 लाख करोड़, ये घोटाले की फिगर है जिसे सीएजी ने बताया है। ये घोटाले की रकम है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दल मिलजुल करके ये घोटाले कर रहे हैं। कोई भी दूसरे के घोटाले को तार्किक परिणति तक नहीं ले जाना चाहता। जब कोयला घोटाला सामने आया, प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, कि मेरे ऊपर अगर एक भी छींटा आया, मैं प्रधानमंत्री पद तो क्या सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। 10 दिन नहीं बीते कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोयले में घोटाला हुआ है, कोयले में घोटाला हुआ है, मंत्रालय में गड़बड़ हुई है। प्रधानमंत्री खामोश। उसके 2 हफ्ते के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की रिपोर्ट जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा था कि रिपोर्ट सीधे हमको देना। उसी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर इस देश का अटॉर्नी जनरल कहता है कि जजों के सामने कि उस रिपोर्ट को हमने नहीं देखा, सरकार ने नहीं देखा। फिर उसके 8 दिन के बाद एक हलफनामा सीबीआई का डायरेक्टर देता है। उस रिपोर्ट को कानून मंत्री ने देखा, प्रधानमंत्री कार्यालय के जॉइंट सेक्रेटरी ने देखा और खुद अटॉर्नी जनरल ने देखा। लेकिन ये सारे के सारे झूठे और मक्कार चुप। सुप्रीम कोर्ट में ये झूठ बोल रहे हैं। पहला। दूसरा उदाहरण, इस देश की लोकसभा में राजनीतिक दलों के झूठ का उदाहरण दे रहा हूं। इस देश की लोकसभा ने एक प्रस्ताव पास किया। और प्रस्ताव क्यों पास किया? क्योंकि जब भ्रष्टाचार नाक के ऊपर चला गया तो अन्ना ने कहा कि मैं इस देश में क्या करूंगा जी के, जिस देश के लोग इतने मुर्दा हैं, जहां पर भ्रष्टाचार शिष्टाचार कहलाता है, जहां पर भ्रष्टाचार में मिली हुई रकम राइट करने के लिए इनकम टैक्स में तरीके निकालने की बात होने लगती है। अन्ना ने आमरण अनशन शुरू किया दिल्ली के रामलीला मैदान में। अन्ना ने जनता को अपील नहीं की, क्योंकि अन्ना को जनता के ऊपर शायद बहुत भरोसा नहीं था। पर मुझे ऐसा लगता है कि अन्ना ने वो भरोसा उस समय नहीं किया, लेकिन अन्ना का दिल उस दिन गदगद हो गया जब उन्होंने देखा कि इस मुल्क के 120 करोड़ लोग अन्ना के साथ खड़े हो गए। लोगों ने अन्ना के उस विश्वास को गलत साबित किया कि इस देश के लोगों में अब जान नहीं बची है, लोग मुर्दा हो गए हैं। सारे देश में लोग खड़े हो गए। नैनीताल में भी अभी लोगों ने मुझे बताया यहां अनशन हुए, हर जगह जुलूस निकले, बच्चों ने टोपियां लगाई, मैं भी अन्ना, तुम भी अन्ना, अब तो सारा देश है अन्ना। ये एक हुंकार थी, अन्ना का साथ देने का हाथ था उनके समर्थन में उठा हुआ, जिसने कहा कि हम सब अन्ना के साथ हैं। और उस प्रस्ताव के साथ अगले दिन प्रधानमंत्री ने अपना एक खत अन्ना जी को भेजा कि अन्ना जी अनशन तोड़ दीजिए, अब तो लोकसभा ने प्रस्ताव पास कर दिया है। उस लोकसभा में कौन कौन था?
हमारे पत्रकार साथी यहाँ जो सब आगे पीछे बैठे हुए हैं, उधर नाम याद है? लाल कृष्ण आडवाणी, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, राहुल गांधी, शरद यादव, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, कौन नहीं था उस लोकसभा में? इन सब लोगों ने मिलकर प्रस्ताव, सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया। 2 साल बीत गए, किसी को याद नहीं आई कि हमने इस मुल्क की 120 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद में हिंदुस्तान के लोगों से वायदा किया है, 120 करोड़ लोगों से, कि हम जन लोकपाल लाएंगे। और ये बेईमान 2 साल से खामोश है, कोई ये नहीं याद दिला रहा है कि उस प्रस्ताव का क्या हुआ। सारे के सारे नेता, इसका मतलब जो धोखा हमारे साथ सन 52 में हुआ, उस धोखे की ये परिणति है कि इस देश की संसद में बैठे हुए लोग इस देश के लोगों के साथ धोखा भी करते हैं और बेशर्मी के साथ लोगों को अपना चेहरा भी दिखाते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान में इस सारी स्थिति से निजात लेने का वक्त आ गया है। अगर आज हमने अन्ना की इस दूसरी लड़ाई की आजादी का, ये लोग सिर्फ वहां पर दिहाड़ी लेने जाते हैं, रोजाना का पैसा दस्तखत करने के लिए, लोगों के लिए नहीं जाते। लोग मरते हैं, खपते हैं, लोगों की जिंदगी बेहाल हो गई है। मैं पत्रकार हूं, मैं इसलिए अन्ना के साथ घूम रहा हूं कि आज वक्त आ गया है कि चाहे आप पत्रकार हैं, लेखक हैं, नाटककार हैं, ऐसे लोगों का अन्ना के आंदोलन में आना। अन्ना हजारे जा रहे हैं। मैंने 2 सभाओं में एक टेस्ट किया, मैंने बच्चों को बुलाया, राष्ट्रपति का नाम क्या है, नहीं बता पाए। अन्ना हजारे का नाम उनको मालूम है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इस मुल्क का बच्चा, बूढ़ा, जवान आज लड़ाई लड़ने के लिए और इस देश के लोगों के लिए भी ये चुनौती का वक्त है। सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने उस समय की बहुत ही गंभीर और बहुत ही नीच प्रकृति की जो कुरीतियां थी, जैसे सती प्रथा या महिलाओं के साथ जो भेदभाव था, उसको दूर किया। दूसरे समाज सुधारक हुए हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने एक नया हथियार, अहिंसा का हथियार लेकर भारत को आजादी दिलाई। और जैसा कि अब तक हम लोग कह रहे हैं और मानते हैं, ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई जो हमारे वर्तमान इस समय गांधी है, इस युग के गांधी है, 21वीं सदी के गांधी है माननीय अन्ना हजारे जी, उनके साथ हम लोग लड़ रहे हैं। सबसे पहले जिन स्वागत करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया, इन सब कार्यकर्ता भाई बहनों को मैं धन्यवाद करता हूँ। तो जो आंदोलन हुआ था, मैं रामलीला मैदान में बैठा था, पूरे देश की जनता खड़ी हुई थी। उस टाइम पर भी नैनीताल में जिन भाई बहनों ने, स्कूल के बच्चों ने आंदोलन किया, उन सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का प्रभाव पड़ा, महात्मा गांधी जी के विचारों का प्रभाव पड़ा। 26 साल की उम्र में जीवन में तय किया कि जब तक जिएंगे समाज और देश की सेवा के लिए जिएंगे, और जिस दिन मरेंगे समाज और देश की सेवा करते करते हैं। व्रत लेकर खड़े हो गए, कोई किसी से लेना नहीं, किसी से लेना नहीं, ना कोई पक्ष निकलना है, ना कोई पार्टी निकलनी है। एक व्रत लिया। आज तो हमारी धारणा ऐसी है कि हाथ अड्डे करके मृत्यु, हाथ अड्डे ऐसे हाथ अड्डे करके मृत्यु होना, इसके बजाय समाज और देश की सेवा करते करते मृत्यु हो गया तो हमारा सफल। तो मेरा कहने का मतलब है, एक व्रत लिया, अरे व्रत लेकर हम काम में लगे हैं। अभी अभी मुझे बताया गया कि जन लोकपाल लाना है।
हम उसी टाइम में लाना था, हम तय किया था। एक तो जिन लोग तो लाएंगे नहीं तो हम जाएंगे। लेकिन 13 दिन के बाद सरकार और संसद ने हमारे साथ धोखाधड़ी किया। अनशन के 12 दिन हो गए और 12 दिन के बाद रात को जो संसद बैठ गए, भारतीय जनों को बताया और वहां में रेजोल्यूशन पास हो गया जन लोकपाल का कि हम जल्दी से जल्दी जन लोकपाल लाएंगे और अन्ना को बताना हम जल्दी लोकपाल लाएंगे। पंत प्रधान जी ने मुझे लेटर लिखा कि संसद में रेजोल्यूशन पास हो गया, हम जल्दी से जल्दी जन लोकपाल लाएंगे, आप अनशन छोड़ो। मैं विश्वास किया। वो अनशन मेरे लिए नहीं था, 120 करोड़ जनता के लिए आंदोलन था। अगर ये जन लोकपाल आ गया तो 60-65% भ्रष्टाचार को ब्रेक लगेगा, गरीब लोगों को न्याय मिलेगा, इसलिए मैं बैठा था। मेरा क्या था इसमें? ऐसे झूठा पंत प्रधान ने लेटर भेजा, मैं विश्वास किया, अनशन छोड़ा और अभी 2 साल हो गए, 2 साल अभी तक जन लोकपाल नहीं लाया, अभी तक नहीं लाया। अरे कोयला घटकने का प्रस्ताव आता है तो उस टाइम में सर्वसम्मति से इकट्ठा आ जाते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए सुझाव आता है, उस टाइम पर भी सब मेजोरिटी में आ जाते हैं और जन लोकपाल के लिए मेजोरिटी में आती। संसद में बैठे लोग अपना तनख्वाह बढ़ाना है, तनख्वाह बढ़ाना है, प्लेन का किराया बढ़ाना है, ट्रेन का किराया बढ़ाना है, रहने की फैसिलिटीज बढ़ानी है। संसद में बिल आता है और 2 घंटे में पास हो जाता, 2 घंटे में। एक तो उनको क्या अधिकार है? 26 जनवरी 1950 में इस देश में प्रजासत्ताक आ गया, प्रजासत्ताक, जनतंत्र आ गया, लोकशाही आ गई, जनता मालिक हो गई। मालिक ने इन सेवकों को भेजा है, एमएलए एमपी को और जनता ने भेजा, अपना सेवक बनकर भेजा। मालिक जनता है, अभी और सेवक है। राष्ट्रपति ने क्या किया? आइए कि अपना मर्जी से सेवक लोग लुटेंगे जनता का पैसा। ये है जनतंत्र, ये है लोकतंत्र, लेकिन नहीं हुआ अपना मर्जी से। तो हम लोग अभी ये जो बाहर पड़े वो इसीलिए पड़े कि जनता को जगाना है। वो मालिक है, देश के मालिक है और ये सब सेवक है। आज चित्र क्या है? मालिक को बनाया सेवक और सेवक बन गया मालिक, उल्टा हो गया। इसको बदलना पड़ेगा, इसको बदलना है कि मालिक मालिक ही रहना चाहिए। और ये बदलने के लिए हम लोग घूम रहे, क्या करना है? अभी बताया गया कि गांधी जी ने आज़ादी के लड़ाई के लिए 1942 करेंगे या मरेंगे, और गांधी जी नैनीताल में आए, यहाँ से भाषण किया था कि आज़ादी की लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। जिन्होंने लाखों लोगों ने कुर्बानी की देश के लिए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे, गांधी जी ने जो संदेश दिया था उसके बाद भी जो बलिदान हुआ, क्या उनका उन्होंने जिस लिए ये बलिदान किया था वो उद्देश्य पूरा हुआ? उनका सपना था हम बलिदान करेंगे, लेकिन आने वाली हमारी जो संतानें, देश की जो लोग है, उनके लिए जनतंत्र आएगा, लोकतंत्र आएगा। जनतंत्र या लोकतंत्र का अर्थ है लोगों के लिए लोक सहभाग से चला हुआ तंत्र। जनता ने जनता के लिए जन सहभाग से चला हुआ तंत्र, वो है लोकतंत्र। ये उनकी अपेक्षा थी, लेकिन आज कहाँ है लोकतंत्र? कहाँ है? लोगों ने लोगों के लिए लोक सहभाग से चला हुआ कहाँ है? आजादी मिली 47 में, 1949 में हमारा संविधान बना, संविधान सभा को अर्पण हुआ। क्या लिखा है संविधान में? संविधान में ये लिखा है समूह को इलेक्शन लड़ाने की परमिशन नहीं,
पढ़िए, यहाँ कोई एडवोकेट होंगे, रिटायर्ड जज होंगे, कानून के अभ्यास किए हुए लोग होंगे। आप पढ़िए क्या कह रहा है संविधान। समूह को इलेक्शन लड़ाने की परमिशन नहीं है संविधान में। संविधान क्या कह रहा है, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोगों ने अपना चारित्रशील उम्मीदवार खड़ा करना, या चारित्रशील उम्मीदवार खड़ा है उसको जनता ने सपोर्ट करके भेजना। लेकिन हुआ क्या, संविधान हमें कह रहा है समूह को परमिशन देना नहीं, लेकिन हमारे साथ धोखाधड़ी क्या हुआ, पहले पक्ष और पार्टी बर्खास्त होनी चाहिए थी, क्योंकि समूह को परमिशन नहीं है। इसलिए तो गांधी जी कहा थे, गांधी जी ने कहा था कांग्रेस का अस्तित्व बर्खास्त करो। अभी लोकतंत्र आ गया और ऐसे लोगों को टिकट दिया, गुंडा, भ्रष्ट, व्यभिचारी, लुटारू। सिर्फ टिकट नहीं दिया, समूह, पक्ष का समूह होने के कारण ये समूह ने उसका प्रचार किया और जनता की दिशा भूल करके चुन कर आ गए। और सिर्फ दिशा भूल नहीं, अभी तो मैं सुनता हूं कई बार एक वोटिंग के लिए 5-5 हजार रुपए देते, इस तरीके से चुन कर लाया। और चुन कर लाने के कारण ये जो गुंडा, भ्रष्ट, व्यभिचारी लोकशाही के पवित्र मंदिर में घुस गए। विधानसभा और लोकसभा लोकशाही का पवित्र मंदिर है। ऐसे पवित्र मंदिर में ये गुंडा, भ्रष्ट, व्यभिचारी, लुटारू ऐसे लोग घुस गए। और ये घुसने के कारण आज अच्छे कानून बनना चाहिए नहीं बन रहे, ये सब घुस गए ना अंदर। आज आपको पता है, आज हमारी संसद है, दिल्ली की संसद। उस दिल्ली के संसद में कितने लोग बैठे हैं जो दागी है, 163 लोग दागी है, 163 संसद में बैठे हैं। और 35 मंत्री है, उसमें 15 मंत्रियों पर तो आरोप है। क्या होगा देश का। इसलिए हम लोग घूम रहे हैं लोगों को जगाने के लिए कि पक्ष और पार्टी को इलेक्शन की अनुमति नहीं थी, ये धोखाधड़ी हुआ है, हमारे साथ धोखाधड़ी हुई। अब इसके लिए पर्याय क्या, जाग जाओ, जनता ने जागना। इसको हम बदल सकते हैं, असंभव नहीं, असंभव नहीं। पहले तो हम जाएंगे, अभी सब जनता को 10 महीना के बाद जनता जब खड़ी होगी 120 करोड़ जनता जाग जाएगी, नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन कम से कम 6 करोड़ लोगों को हम जगाएंगे। 6 करोड़, देश के 6 करोड़ लोग जगाएंगे, संगठित करेंगे, ये हमें विश्वास हो रहा है। और 6 करोड़ लोग अगर जाग गए ना देश के, तो जो जन लोकपाल की बात है, 6 करोड़ लोग अगर जाग गए तो फिर से एक बार मैं होगा रामलीला मैदान और देश की जनता होगी रास्ते पर खड़ी। और जनता ही बोलेगी जन लोकपाल लाने तो जाओ, लाना पड़ेगा, इलेक्शन से पहले जन लोकपाल लाना पड़ेगा। दिल्ली की संसद है ना, उससे जन संसद बहुत बड़ी है।